स्टूडेंट्स, रेडी फॉर द क्लास। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं कॉस्ट शीट की, थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट। तो आज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम कर रहे हैं 9, राइट। सो यू विद मी। आज हम लोगों ने वही पैटर्न वाली कॉस्ट शीट पे काम नहीं करना है, अपनी कॉस्ट शीट हम अपने साथ बनाएंगे, क्योंकि आज ना हमारे क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। तो पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं, लेट्स नॉट गो एज पर द वो जो हमने कॉस्ट शीट का पैटर्न किया था, राइट। जहां पे थोड़ी ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो तो इट्स बेटर कि आप लोग खुद ही कर लें, डोंट वरी फॉर द पार्ट्स, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट। आपको क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग आर द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स। आपको डेटा दिया हुआ है फॉर द ईयर इन 31 मार्च। अब ये तो हमारे को पिछले साल का डेटा दिया हुआ है, इसे करना क्या है? कॉस्ट शीट तो बना ही लेंगे, पर नीचे क्या है? इन 2001-2 द फैक्ट्री इज रिसीव्ड एन ऑर्डर। इट इज अज्यूम्ड दैट द डायरेक्ट मटेरियल वुड बी 12,000। एक हमारे पास एक ऑर्डर आ रहा है। देखो जी, पूरे साल का हमें दिया हुआ था, एक पर्टिकुलर ऑर्डर हमारे को बताया गया, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, और आपको उस ऑर्डर का हमें बताना है कि हमें इसमें रेट क्या कोट करना है, राइट। सो ऐसा हम जनरली करते हैं। कॉस्ट शीट का फंक्शन भी यही होता है। कॉस्ट शीट का एडवांटेज क्या है? कॉस्ट शीट का एडवांटेज ये है कि कॉस्ट शीट से हम पिछले साल की कॉस्ट शीट से हम अपने नए ऑर्डर्स या नए टेंडर्स के लिए हम लोग रेट भरते हैं। अगर हम बिना कैलकुलेशन के रेट बढ़ेंगे, सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को देख के भर लेंगे, तो क्या होगा? इस कंपटीशन में, रैट रेस में हम लोग शायद जीत तो जाएंगे, बट अल्टीमेटली उस ऑर्डर से आपको नुकसान होएगा, लॉसेस होएंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे हमारी सेल तो अच्छी, प्रॉफिट नहीं बच रहा। क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस प्रॉपर नहीं है, राइट। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 what we are using is we are having all our क्या all our कॉस्ट शीट रेडी, और उस कॉस्ट शीट को यूज करते हुए हम लोगों ने आगे जाकर अपने ऑर्डर की भी कॉस्ट निकालनी है, सेल कोटिंग प्राइस निकालना है, राइट। सो मैं अभी जो भी हमारे पास आते जाएंगे, हम क्या करेंगे, मैं उनके अंदर जो एडवांटेजेस वो लिखती जाऊंगी, राइट। दिस इज sorry, quoting prices for an order or work। किसी भी ऑर्डर का या किसी भी काम का क्या प्राइस लगने चाहिए, हमारे पास क्या प्राइसेस होने चाहिए, उसके लिए हमें कॉस्ट शीट बनाना चाहिए। और कॉस्ट शीट को अब हम बनाने जा रहे हैं यूजिंग दिस, राइट। सो यू लर्न अ लॉट। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह क्वेश्चन बहुत काम आते हैं। सो हमें बताया गया डायरेक्ट मटेरियल, ये जो हमें बताया जा रहा है ये फॉर द ईयर बताया जा रहा है। आगे जाकर हम अपने ऑर्डर के लिए काम भी करेंगे। सो दिस इज फॉर द ईयर एंड दिस विल बी फॉर द ऑर्डर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इज 9 lakhs. Then direct wages, it is 7,50,000. Then comes prime cost. Prime cost is 16,50,000. Okay. Then comes factory overheads. It is 4,50,000. Can you see your factory overheads? थोड़ा फास्ट काम करेंगे, अभी तो इजी काम चल रहा है। देन सिंस हमारे पास यहाँ कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, तो ग्रॉस और नेट तो इक्वली है, सीधा फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं। दिस इज 21 lakhs. अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, दिस इज 420 से। इसके बाद आपके पास आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है। सो सेलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25,20,000. Now selling and distribution overheads, how much is it?
Selling and distribution overhead is 5,25,000. So what is my cost of sales? My cost of sale is 30,45,000 plus profit. It's summing out to be sales, right? Well, what is sales? I don't know. But profit दिया हुआ है, अरे वाह, प्रॉफिट दिया हुआ है जी 6,09,000. दिस इज 36,54,000. ये मेरे पास टोटल कॉस्ट शीट बन गई. अब नीचे पॉइंट बी में क्या कहा, बोलता है इन 2001-2 द फैक्ट्री रिसीव्ड एन ऑर्डर. हमारे पास एक ऑर्डर आया. इस ऑर्डर में बोलता है मटेरियल वुड बी 12,000, लेबर वुड बी 9,000, दैट इज 21 टोटल बना. What would be the price of the order? इस ऑर्डर का प्राइस क्या होगा? If factory intends to earn same rate of profit on sales, क्या क्या सेम रखना है? Profit on sale बिल्कुल सेम चाहिए. Assuming that factory overheads has increased by 10%, administration has reduced by 20%, and selling distribution overhead has gone up by 15%. The factory recovers factory overhead as a percent of direct wages. जो factory overhead है, ये कह रखा है कि ये wages का percentage है. किसका percentage है? wages का percentage. मतलब ये percentage निकालने के लिए इसको wages से divide करना पड़ेगा, तभी तो percentage निकलेगा. और administration जो है, administrative and selling overheads are percentage of works cost. किसके ऊपर बेस्ड है जी? वर्क्स कॉस्ट पे बेस्ड है. और सेलिंग भी इस पे बेस्ड है. सेलिंग ओवरहेड इज ऑल्सो अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. ओके, एंड वर्क्स कॉस्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रिवेलेंट इन द प्रीवियस ईयर. ओके, सो ये हमारे को दिया हुआ है. ओके, तो चलिए आइए, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 4,50,000. और वेजेस कितना है, 7,50,000. कितना है बेटा? 750. सो इंटू 100 करूं तो इसका परसेंटेज कितना आया? इट इज इक्वल टू 60% ऑफ द वेजेस. गुड. अच्छा, एडमिन ओवर देखो, एडमिन की जो कॉस्ट थी वो थी 4,20,000. और वर्क्स कॉस्ट मतलब वर्क्स मींस फैक्ट्री, वर्क्स कॉस्ट मींस फैक्ट्री कॉस्ट. सो फैक्ट्री कॉस्ट वाज ये रहा 21 लाख. दिस इज इट. तो ठीक है, माय वर्क्स कॉस्ट इज 21 लाख इन 200. दिस कम आउट टू बी 20%. नाउ कम्स सेलिंग ओवरहेड्स. My selling overhead was 5,25,000, 21 lakh into 100. So 525 divided by 21 lakh, it is equal to 25%, right? अच्छा, ये अब profit upon sale देखते हैं. My profit is 6,09,000. My sale is 36,54,000. So 609 divided by 3654. This is equal to 1/6. कितना आ रहा है बेटा? 1/6. ओके, सो हमने परसेंटेज निकालने क्वेश्चन में जैसे जैसे बताया गया था वो हमने काम कर लिया. बट इतना नहीं है. वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे फैक्ट्री ओवरहेड इज इंक्रीज्ड बाय 10%. एक काम करते हैं, पहले 60% निकाल लेते हैं. अब की बार फैक्ट्री ओवरहेड होना चाहिए 60% ऑफ वेजेस. फैक्ट्री ओवरहेड किसका परसेंटेज था? वेजेस का. हमने वेजेस का परसेंटेज निकाला था ना, तो हमने क्या किया? 60% ऑफ वेजेस. वेजेस कितना है? 9,000. 9,000 का 60% निकाल लिया. 9,000 का 60% बनता है 5,400. और ये जो 5,400 बन रहा है, इस 5,400 पे हमें क्या करना है? हम 10% राइज कर देते हैं. जितना आना चाहिए उसमें 10% हमारा बढ़ गया.
सो ये बन गया 5940 और 5940 बना तो ये बन गया 26940। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो जो हमारे नॉर्मल रेट्स पता पहले हमने वो निकाला, उसके बाद जो हमारा राइज आना चाहिए, हमें कहा गया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो कितने से राइज हुए हैं, वो आपके 10% से राइज हुए हैं। और अगर वो 10% से राइज हुए, हमने कहा जी कोई बात नहीं है जी, हम भी अपना क्या करेंगे 10% से बढ़ा दिया हमने। ओके डन। सो हमारा इतना काम हो गया जी। आगे चलते हैं। अब हमारा एडमिन ओवरहेड्स आया। एडमिन ओवरहेड किसका परसेंटेज था? फैक्ट्री कॉस्ट का। सो सिंस एडमिन ओवरहेड्स हमारा फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज था, सो अपन फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज पर आ गए। क्या दे रखा है, कितना परसेंट था? 20%. This was 20% of works cost. So this is 20% of 26940. So 26940 का 20% is 5388. इसमें से हमें क्वेश्चन में कहा गया एडमिन ओवरहेड हैव रिड्यूस्ड बाय 20%। इसमें से 20% लेस हो जाना है, मतलब 5388 में से 20% अगर मैं लेस करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 4310, राइट? तो पहले अपनी नॉर्मल फिगर निकालिए, उसमें से 20% लेस कर दीजिए। सो ये प्लस होने के बाद मेरे पास आया 31250। What is my selling overheads? It is 25% of works cost. 26940 का 25%, this is 6735। क्या है बेटा? 6735। तो 6735 प्लस कर दे, 31250 ऐड किया हमने। नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ से ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो लेस हो रहा है ना अभी, तो अभी नहीं होगा। इसमें से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैव गॉन अप बाय 15%, तो इसे प्लस करना पड़ेगा। सो 26940 का 25% और इसमें आपने ऐड करना है 15%, दिस इज 7745। अब करते हैं, राइट? 26940 का हमने 25% निकाला, फिर इसमें 15% और ऐड कर दिया 7745। इसमें अब ऐड करिए this is 38995. What is the cost of sales? 38,995. प्रॉफिट कितना मांगता? वो बोलता है जी हमें सेम प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल तो 1/6 था, बट हमें मालूम है प्रॉफिट ऑन सेल अगर 1/6 हो, मतलब प्रॉफिट इज 1/6 ऑफ सेल, दैट मीन्स इट इज 1/5 ऑफ कॉस्ट। याद है ना? अगर किसी को ये रिलेशन नहीं निकालना आता हो तो आप प्रॉफिट एंड कॉस्ट रिलेशनशिप की वीडियो देख सकते हैं, दैट इज देयर ऑन यूट्यूब फ्री, राइट? सो आप लोग उसको निकालने के लिए बड़े आराम से ला सकते हैं। सो प्रॉफिट इज 1/6 ऑफ सेल मीन्स 1/5 ऑफ कॉस्ट। तो दिस इज 1/5 ऑफ कॉस्ट, दिस इज 7799। सो प्लस करें, this is 46794, that is the sales, right? This is 46794. so ये हमारा ऑर्डर का पूरा सेलिंग प्राइस आ गया। अगर आपको ऑर्डर कोट करना है तो इतने पे कर सकते हैं, राइट? सो दिस वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि कैसे हम एक साल का पूरा डेटा लेकर के किसी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट शीट पे लगा सकते हैं। आपको पिछला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, है ना? अब हमने सीखना है कि कैसे एक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दिया हुआ हो और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से अगर हमारे को किसी एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस निकालना हो किसी पर्टिकुलर उसका, तो हम उसके अगले साल की फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट फोरकास्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग P&L. Read out this question number 10.
The following is summarized trading P&L of K Waterproofs Manufacturing Limited for the year end 31st March in the year in which year 800 waterproofs were sold by the said company. उस साल, जिस साल की कॉस्ट शीट है, तब ट्रेडिंग P&L है, वहां पर 800 waterproofs बनाए गए हैं. You got cost of material, labor, manufacturing charges, sales, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस तो फिर ऑफिस में चला जाएगा, सेलिंग अलग से दे रखा है, जनरल एक्सपेंस दे रखा है, एंड सो ऑन. नाउ following estimates were made by the costing department of the company for the year 31st March 2006. अब देखिए पिछली बार का ट्रेडिंग P&L 2005 तक के लिए था, 4-5 के लिए था. अब की बार हम 6 के लिए बात कर रहे हैं और हमें बनाना क्या है, कॉस्ट शीट बनाना है. और बोलते हैं इस बार आउटपुट और सेल्स कितनी होगी, 1000 वाटरप्रूफ होगी. पिछली बार तो 800 थी. The material of the prices will rise by 25% over previous level. Wages will rise by 12.5%. Manufacturing cost will rise in the proportion of the combined cost of material and wages. Then, selling cost per unit will remain unchanged. Other expenses will remain unaffected by the rise in output. और नीचे जो प्रॉफिट है वो 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है. तो आइए हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? बोलता है अपन सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की बातें करते हैं, राइट. ये मेरा कॉस्ट शीट है, ये मेरा बीच में वर्किंग है और ये मेरा फाइनल अमाउंट है, राइट. दिस इज कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2005-06. हमें मटेरियल दिया हुआ है 32,000 का. ये 800 वाटरप्रूफ्स के लिए है, तो 1000 वाटरप्रूफ्स के लिए कितना होगा. पहली बात तो ये देखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है और मटेरियल सिंस वेरिएबल होता है तो यूनिट्स के साथ वेरी तो करेगा ही करेगा. तो अगर 800 के लिए इतना तो बताओ 1000 के लिए कितना. और जो भी कुछ आएगा इसके अंदर हमें लास्ट में कितना ऐड करना है, 25% ऐड कर देना है. कितना ऐड करना है बेटा, 25% ऐड कर देना. 32,000 डिवाइड बाय 800 इंटू 1000 into plus 25%, this is equal to 50,000. So direct material is 50,000 here. Okay, right. अब आता है डायरेक्ट वेजेस. कितना है बेटा डायरेक्ट वेजेस? क्या दे रखा है डायरेक्ट वेजेस में, हमें दे रखा है 48,000 की वेजेस हैं. फिर से देख रहे हैं 800 यूनिट के लिए हैं, तो बताओ 1000 के लिए कितनी होंगी, निकल जाएंगी. और उसमें भी वेजेस का राइज आया है 12.5%. ओके, तो 48,000, तो 48,000 अगर 800 के लिए 1000 के लिए होगा 60,000. और इसमें हमें 12.5% ऐड करना है, तो ये आया 67,500. कितना है बेटा, 67,500. So the prime cost is 117,500. This is the prime cost. Okay, now comes factory overheads. So factory cost, no, factory overheads, not factory cost. Factory overheads. कहता है manufacturing cost will rise in proportion of the combined cost of material and wages. जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मटेरियल वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट की प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. अच्छा, तो पिछली बार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था मैम, 20,000 था. अच्छा, पिछली बार मटेरियल वेजेस कितना था मैम, अभी अभी आपने देखा पिछले साल 32,000 का मटेरियल था और 48,000 का लेबर था. और बेटा जी अब कितना है, इन दोनों कंबाइंड कॉस्ट तो आ रहा है 117,500, राइट. सो अगर मैं ऐसे करूं, सो ये मेरे पास आ जाएगा 29,375. कितना आ जाएगा, 29,375, राइट. तो दिस इज माय फैक्ट्री कॉस्ट 119,500
117500। ये आ रहा है जी मेरा 146875, राइट। दिस इज माय फैक्ट्री कॉस्ट। इन्होंने कहा कि मटेरियल और वेजेस कंबाइंड रेशो में करना है, तो मटेरियल वेजेस का पिछला क्या था 32 + 48 80, और इस बार का मटेरियल वेजेस कितना है 50,000 + 67,500 इज 117,500। दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। अब आते हैं जी हमारे पास ऑफिस ओवरहेड। उन्होंने कहा कोई चेंज नहीं आया। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो कि इसमें आएंगे? हमें दिख रहा है, एक तो हमें वहां पे दिखाई दे रही है सैलरी, जैसे कहा था अदर एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज्ड। फिर दिख रहा था मुझे रेंट एंड टैक्सेस 4,000 का, एंड देन जर्नल एक्सपेंस 12,000. So since these are the other expenses, they are all office overheads, कहा हुआ है other expense remain unchanged. So ये हमारे पास बन गया 40,000 का। कितना बन गया बेटा 40,000। So what is my cost of production? 186,875. Now comes selling and distribution overheads. कह रखा है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज्ड, राइट। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर है सबको? फैक्ट्री ओवरहेड को मटेरियल वेजेस कंबाइंड में करना था, कंबाइंड मतलब ऐड ऑन करके, तो मैंने उसका सिंपल ऐड ऑन करा और निकाल दिया प्रोपोर्शन। ऑफिस ओवरहेड रिमेन सेम, तो मैंने सेम सेम रख दिया। अब सेलिंग ओवरहेड में मेरे क्या रखा है जी पर यूनिट सेम होना चाहिए। अच्छा, तो सेलिंग कॉस्ट पिछली बार थी 8,000 फॉर 800 वाटरप्रूफ्स, इसका 10 रुपए पर वाटरप्रूफ की कॉस्ट थी, और अब की बात 1000 यूनिट्स की बिकना है। So keeping that per unit same, this is 10,000, and so my cost of sales will be now 196,875. और हमें प्रॉफिट कितना बोला गया है? हाँ जी, हमें प्रॉफिट कितना बोला गया? प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आएगा ना, है ना। तो प्रॉफिट कितना है? Profit is 10% on selling price. If it is 1/10 of sales, that means it is 1/9 of cost, right? So, सेल बड़ा होता है तो उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, कॉस्ट छोटा है उसका डिनोमिनेटर भी छोटा है, कितने से? जो भी न्यूमरेटर में है। So 1/10 of sale is equal to 1/9 of cost. So अगर मैं ऐसा कर दूं 196,875 divide by 9, it is 21875, answer total is 218,750. ओके, निकालना क्या है क्वेश्चन से पूछो तो? उसने कहा कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, और उसके बाद बेसिकली सेलिंग प्राइस भी जैसे पूछा, स्पेसिफिकली तो नहीं है बट अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। दैट सेलिंग प्राइस फॉर 1000 वाटरप्रूफ्स है ये, सो दैट मीन्स पर वाटरप्रूफ द सेलिंग प्राइस वुड बी 21875। और पिछले साल का क्या सेलिंग प्राइस था? पिछले साल के हमारे सेल्स देखे थे 1,60,000, और वो 800 वाटरप्रूफ्स की थी। दैट मीन्स उनका जो रेट था 1,60,000 डिवाइड बाय 800 वाटरप्रूफ्स, इट वाज 200 रुपीज, नाउ इट इज 218। भाई महंगाई आ गई है। आपने देखा कि मटेरियल में भी इन्फ्लेशन आया 25% का, लेबर में भी इन्फ्लेशन आया 12.5% का, फिर फैक्ट्री ओवरहेड भी उसी के प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। सो और सेलिंग चलो पर यूनिट तो सेम ही था। तो अल्टीमेटली इतने इन्फ्लेशन के बाद भी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 218.75 आ रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? राइट, दिस इज द होल cost sheet and the whole scenario of this question. So question number 10 भी डन हो गया हमारा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं जी, राइट। और क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अब पीछे के जो एक दो क्वेश्चन छूट गए पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आओ जी आओ, हम सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर of three types of castings weighing 18, 45 and 27 tons. 10% of raw material used are wasted in the manufacturing and are sold as scrap for 20% the cost price of raw material. वो बोलते 10% हमारा वेस्ट होएगा. अच्छा, 10% वेस्ट होएगा मतलब कि अगर मैं इनपुट डालूं 100 तो वेस्ट होएगा 10 और आउटपुट आएगा 90, है ना. मुझे आउटपुट 90 नहीं चाहिए. मुझे अगर आउटपुट चाहिए हो मतलब आउटपुट चाहिए 90 का तो इनपुट डालना पड़ेगा 100. बट जो मैं 3 कास्टिंग मुझे बनानी है वो है 18 टन की और 45 टन की और 27 टन की. तो बताओ इनपुट कितना होगा. तो हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं कि भाई अगर 90 चाहिए तो 100 डालो और 18 चाहिए हो तो 20 डालो. ऐसे इसका इक्वेशन बनाए, राइट. तो 50 डालो, राइट. तो सबको यूनिट इक्वेशन तो आती है ना. ओके, इज इक्वल टू 30 मतलब कि 20 डालोगे तो 10% मतलब 2 खराब होके 18 बच जाएगा. 50 डालोगे तो 10% मतलब 5 खराब होके 45 बच जाएगा. 30 डालोगे तो 10% 3 खराब होके 27 बच जाएगा. सो ये हमारा इनपुट आने वाला है. ये पक्का हो गया. ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट है. फिर क्वेश्चन ने बताया दैट they are sold as scrap at 20% the cost price of raw material. What is the cost price of raw material? Cost of raw material is 250 per ton. So what is the scrap value? Scrap value is 20% of the cost price of raw material. This is 50 rupees, right? This is 20% of 250. It is equal to how much? It is equal to 50 rupees. Okay, so this is 50 rupees. That is the cost price of raw material. अच्छा, उसके बाद क्या कह रखा है? The wages of 3 type of casting are this is this. The cost of the mold for the 3 different castings are बता रखा है. देखते हैं कैसे करना है. फॉर टाइमिंग में 3 कॉलम बना लेती हूँ जी. Okay, what is it? Castings. This is 18 ton and this is 45 tons and this is 27 tons, right? So what are you given? I'm given the raw material cost. This is 20 ton. What is the cost of raw material? 250. This is 50 tons. Cost of raw material is 250. 30 tons. Cost of raw material is 250. So this is equal to 5,000. So this is equal to 12,500 and this is equal to 7,500. अब आता है labor. What is the wages for the 3 type of castings? I'm given wages. It's already directly given. 4,000 rupees, 10,500 and 5,500. What is the cost of mold for 3 type of castings are? इन सबके अपने अपने मोल्ड हैं. रीयूजेबल है, सॉरी नॉन रीयूजेबल है क्योंकि इनको कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा, बहुत हल्की सी कॉस्ट है. सो दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. द कॉस्ट ऑफ द मोल्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. 400, 500 और 300. So prime cost is 9,400. This is 23,500 and this is 13,300. Right, this is 13,300 plus factory overheads.
फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ वेजेस, 40% ऑफ वेजेस, 4000 का 40%, 4000 का 40% मतलब 1600, देन 10,500 का 40% मतलब 4200, एंड 5500 का 40% मतलब 2200, राइट, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, minus sale of scrap. What is sale of scrap? Now the sale of scrap as given in this question is 20% of cost price of raw material. What is it 20%? It is 50 rupees. Okay. And what is scrap? देखो ना, आउटपुट इनपुट आ रहा है 20, आउटपुट आ रहा है 18, दैट मीन्स यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ था? 2। या तो ऐसे कर सकते हो, ये आपको पता है लॉस 10% है, तो इसका सिंपल 10% निकालोगे तो 2 आ जाएगा, इसका 10% निकालोगे तो 5 आएगा, इसका 10% निकालोगे तो 3 आ जाएगा। या आप डिफरेंस देख लीजिए इनपुट आउटपुट में, या आप वैसे 10% निकाल लीजिए क्योंकि आपको 10% का लॉस का पता ही है। सो यहाँ पर जो नुकसान हुआ था वो हुआ था 2 का, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 3 का। स्क्रैप वैल्यू थी 50 रुपीज, दिस इज 100 and this is 50 rupees, that is 250, and this is also 50 rupees, this is 150. Factory cost, so 9400 plus 1600 minus 100, this is equal to 10,900. 23,500 plus 4,200 minus 250, it is equal to 27,450. अब आगे चलते हैं, 13,300 plus 2,200 minus 150, it is equal to 15,350. This is my factory cost. अभी हमारे को कुछ भी और नहीं कह रखा, हमारे पास कोई एडमिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यही जो फैक्ट्री कॉस्ट है यही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन। क्या पूछा गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन। सो हाउ वुड यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन? सिंपल है जी, टन से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज फॉर द 18 टन्स कास्टिंग, दिस इज फॉर द 45 टन कास्टिंग, and this is for the 27 ton casting. So let's find out per ton. This is 568.5. This is 610 and this 605.555555. ओके, इसी क्वेश्चन था ये, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था जी, है ना, बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लग रहा था। सो कुछ भी नहीं करा हमने, सिर्फ इनपुट आउटपुट है, लॉस है, लॉस को स्क्रैप वैल्यू है, सो इसी है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है आपको, राइट? तो 20 डाला तो 18 आया, 10% लॉस। 50 डाला 45 आया, कितना लॉस? 45 का लॉस। 30 डाला 27 आया, कितना लॉस? अरे 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 अरे, है ना। सो कमिंग ऑन, ये मेरा काम डन हो गया। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 चले, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? फॉलोइंग आर द फिगर्स collected from the books of iron foundry. Opening purchases, closing wages, work overhead, store overhead on material. 10% of the casting were rejected. Being not up to specification, sum of 400 was realized scrap. इस क्वेश्चन को कराने से पहले क्यों ना मैं आपको पहले लॉस समझाऊं कि लॉसेस कितने तरह के होते हैं, थोड़ा सा उसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, एक छोटा सा नोट बना लीजिए पहले अपनी कॉपी में। टाइप्स ऑफ लॉसेस।
टाइप्स ऑफ लॉसेस। देखो बेटा, लॉसेस दो तरह के होते हैं। वन इज रॉ मटेरियल लॉसेस and other is finished goods losses, right? So what is the raw material losses? Raw material losses are of two types. One is the wastage and one is the scrap. Finished good losses are of two types: spoilage and defectives. Okay, now wastage is something where loss have no sales value. कभी कभी ये वेस्टेज दिखता ही नहीं है, जैसे कि पेट्रोल उड़ जाता है, कभी कभी दिखता है बट बिकता नहीं है, दोनों को हम क्या कहेंगे? वेस्टेज। जो दिखता ही नहीं है या दिखता है बट बिकता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? दैट दिस इज अ वेस्टेज, राइट? सो व्हाट इज अ वेस्टेज? वेस्टेज इज अ रॉ मटेरियल लॉस हैविंग नो सेल्स वैल्यू। इनकी कोई सेल्स वैल्यू नहीं होती है। सो ये रॉ मटेरियल का वैसा वाला है जो इसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है। व्हाइल स्क्रैप are those which have sales value, right? जैसे हमारे आम में से वो जो गुठली निकलती है, क्या इसकी सेल वैल्यू होती है? आंसर इज नो, सो दिस इज अ वेस्टेज। बट अगर सपोज करो एक रबर शीट है और इस रबर शीट में से हमने कुछ कट आउट करके जो हमारे स्लीपर्स हैं वो निकाल लिए हैं, राइट? हमारे स्लीपर्स कट आउट करके निकाले गए हैं। अब ये जो शीट बच गई, ये वाली जो शीट बच गई है, राइट, दिस इज द व्हाट टाइप ऑफ शीट इज इट? दिस शीट इज बेसिकली अ स्क्रैप। इसको दोबारा से प्रोसेस करके हम दोबारा से यूज कर लें, अदर चीजों में यूज हो जाता है। सो दिस इज अ स्क्रैप। इट इज हैविंग अ सेल्स वैल्यू। इट इज हैविंग अ सेल्स वैल्यू। स्पॉइलेज। Spoilage is finished goods lost beyond rectification. Spoilage is a loss which is beyond rectification, like burned cake, burned cookies. अब अगर सपोज करें बेकरी है और उन्होंने कुकीज बनाई और अपने ओवन में रखी और उसके बाद भूल गए और वो सब काली हो गई, जल गई, धुआं निकलाया, तो क्या आप उसको कैसे भी करके ठीक कर सकते हो? आंसर इज नो, इट इज नॉट रेक्टिफाइबल। आप उसके ऊपर कुछ भी लगा लीजिए, वो ठीक नहीं हो सकता। बट जो डिफेक्टिव्स हैं वो हैं जिनको हम थोड़ा बहुत गड़बड़ आती है। जैसे सपोज करिए हमने एक फोन बनाया, फोन की जब टेस्टिंग हो रही थी तो देखा कि उसके अंदर कुछ फोन के अंदर गड़बड़ आ गई है, उसको दोबारा से खुलवाया गया, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ एक चीज कंपोनेंट डलना रह गया था, ये कंपोनेंट ढीला था, उसको ठीक करा और उसके बाद फिर चल गया। सो ये जो डिफेक्टिव्स होते हैं ये भी दो तरह के हैं एक्चुअली, राइट? कुछ ठीक हो सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ डिफेक्टिव्स को, इधर ले आते हैं डिफेक्टिव्स को। ओके, सो डिफेक्टिव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, which can be rectified, and दूसरा which can be sold as seconds। कभी कभी आपने देखा होगा सेकंड्स का माल बिकता है। कभी कभी इवन हम देखते हैं कि कोई हल्की सी शर्ट में लाइक हल्का सा जैसे 1 mm का डिफरेंस है, अब इतना नेकेड आई से पता नहीं चलेगा, बट है वो डिफेक्टिव। कंपनी अगर अच्छी है, नाइकी है, एडिडास है, तो दे वोंट बियर दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। सो ऐसे में हम उनको सेकंड्स में निकाल देते हैं, राइट? अगर वो सेकंड्स का माल है तो द गुड्स आर सोल्ड आउट at lower selling price, right? So they are having some garbad, which there they are sold as some seconds, but when they are rectified, ठीक हो सकता है मैम, इसके अंदर जैसे मैंने फोन का एग्जांपल दिया, ठीक हो सकता है मैम। So then
incur extra cost, and then you make them good units. So ये गुड यूनिट्स के अंदर ऐड हो जाएगा. इसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर हुई है ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स में चली जाएगी. राइट, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी. यूनिट्स आपके बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गए. अब आप इसको आराम से सेल आउट कर सकते हैं. तो आपने देखा कि हमारे जो लॉसेस होते हैं वो 4 तरह के हो गए. क्या क्या हुए बेटा? वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव्स. राइट, सो वेस्टेज हमने कहा जहां पर ऐसा नुकसान निकलता है जिसकी हम क्या करते हैं, उसकी हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, इट हैज नो सेल्स वैल्यू. स्क्रैप वो होता है जिसके अंदर शीट है बट उसके अंदर सेल वैल्यू नहीं निकल पा रही है. और फिनिश गुड के लॉसेस में हमने कहा एक स्पॉइलेज और एक डिफेक्टिव. स्पॉइलेज वो है जो बिल्कुल ही खराब हो गया, मतलब कि वो बनाते बनाते टूट गया. लाइक बल्ब बनाया, एकदम हाथ से छूट गया, टूट गया, इट कैन नॉट बी, आप फेविकोल लगा के तो ठीक नहीं कर सकते, नहीं हो, इट्स ऑल लॉस्ट. एंड डिफेक्टिव्स हमने कहा 2 तरह के होते हैं. एक में हल्का सा खड़बड़ है, ठीक है हम उसको नहीं करते, बट सेकंड थोड़ा सा हल्का सा सेल वेल लगा के बिक जाएगा. राइट, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम सेल लगाएंगे वो खराब हो जाएगा, मतलब सेल आउट हो जाएगा, थोड़ा सा सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा. और दूसरा होता है कि उनको हम ठीक कर सकते हैं, और ठीक कर सकते हैं तो हम उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल गुड यूनिट्स बन जाते हैं. ओके, सो नाउ दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लॉसेज. अब इस क्वेश्चन में किस तरह के लॉसेज हैं देखते हैं जरा क्वेश्चन पढ़ के. इन्होंने कहा था 10% of the castings were rejected being not up to specification and a sum of 400 was realized as sale of scrap. तो बोलते हैं कि 10% कास्टिंग रिजेक्टेड है being not up to specification. मतलब कास्टिंग क्या थी, उसका रॉ मटेरियल था ना, तो वो तो खराब हो गया, रिजेक्टेड है, और सम ऑफ 400 was realized as scrap value. उसका मतलब ये क्या है, स्क्रैप है रॉ मटेरियल का. 10% of finished castings were found to be defective in manufacture and were rectified by expenditure of additional work overhead to the charges to the extent of 20% of proportionate direct wages. The gross output of the casting during the year was 1000 tons. Find out the manufacturing cost of the sellable castings per ton. Gross का मतलब होता है something before loss. Write down this point. PTR पे जाके लिखिए आइए please. Gross means something before losses. Gross means something before losses. So आइए जी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे शुरू हो जाते हैं. राइट, तो देखिए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक था 7000, परचेज शुरुआत तो बड़ी आसान बिल्कुल बच्चे वाली है 50,000, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 5000. इजी. ओके, फिर हमने कहा ये हो गया सभी का. सो दैट मीन्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड is 52,000. Wages is 10,000. No direct expense. So prime cost is 62,000. Now what is my factory overheads? Now factory overheads सबसे पहले दे रखा था 50% of wages. This is equal to 5,000. Then क्या रखा है 10% of the cost of material. 52,000 का 10% is 5,200. Right? 52,000 का 10% is 5,200. हो गया, डन. फिर बोलता है सेल ऑफ स्क्रैप. सेल ऑफ स्क्रैप वो फैक्ट्री ओवरहेड से लेस हो जाता है. 400 सेल ऑफ स्क्रैप हुआ. अब आता है डिफेक्टिव की कॉस्ट. डिफेक्टिव्स को रिपेयर करने की जो कॉस्ट आई थी वो बोलता है कि वो 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट वेजेस. बट पहले यूनिट्स तो निकले.
तो मैंने कहा, क्वेश्चन ने कहा था जी ग्रॉस आउटपुट, आपकी क्वेश्चन में बताया गया है द ग्रॉस आउटपुट ऑफ द कास्टिंग वाज 1000 यूनिट्स। उसमें से जो रिजेक्टेड कास्टिंग्स हैं वो है आपकी 10%, दिस इज इक्वल टू 100। जो बच गया दैट मीन्स कास्टिंग्स आर नाउ 900। इसमें से डिफेक्टिव हुई हैं 10%, दिस इज द फिनिश्ड कास्टिंग। कुछ तो आपकी शुरू में खराब हो गई, सो फिनिश्ड कास्टिंग 900 है, उसका 10% होता है 90। एंड जो हमारी गुड कास्टिंग्स बनी है वो बनी है, गुड कास्टिंग बनी है 810। वैसे ही रेक्टिफाई होने के बाद अल्टीमेटली गुड में ऐड हो जाएगा, रेक्टिफाई होने के बाद तो ये गुड में ऐड हो ही जाएगा, बट अभी फॉर टाइमिंग 90। अच्छा, अब देखो जी कॉस्ट कैसे निकाली, इसने कहा है एंड वर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ additional work overhead charges to the extent of 20% of proportionate wages। मेरा wages दे रखा था क्वेश्चन में 10,000 और ये है 1000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स आ गया 10 पर यूनिट। उसके बाद हमें बताया गया 20% इसका लगने वाला है, और कितनी कास्टिंग पे, 90 कास्टिंग पे लगने वाला है। फिर से बोल रही वेजेस आर फॉर 1000 कास्टिंग्स, वेजेस आर फॉर 1000 कास्टिंग्स। 1000 कास्टिंग के हिसाब से हमारी जो वेजेस आ रही है वो पर यूनिट बन गई है 10 रुपीज, है ना। ऐसे ना निकालो तो थोड़ा सा लंबा करके दिखा देती हूँ, सेम सेम आएगा। देखो एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं। माई वेजेस आर 10,000, माई ग्रॉस आउटपुट बिफोर लॉस इज 1000, सो वेजेस पर यूनिट is 10,000 upon 1000, this is equal to 10। So rectification cost, वो जो डिफेक्टिव को ठीक करने की कॉस्ट थी वो थी 20% ऑफ 10, दैट इज ₹2। और कितने यूनिट्स पे थी, दिस इज पर यूनिट, बट व्हाट इज द टोटल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, माय टोटल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इज 2 इंटू, हमारे पास यूनिट्स कितने, 90, ये बन गए 180, राइट। सो 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180, सो टोटल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इज 180। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इज 180, सो माय फैक्ट्री कॉस्ट कम्स आउट टू बी 62,000 plus 5,000 plus 5,200 minus 400 plus 180 is equal to 571,980. What are my units produced? My units produced are 900, क्योंकि वो तो ठीक हो गए ना, अब हमारे पास जो खराब हुए तो ठीक हो गए। So divide by 900, this is equal to 79.97, approximately 80 rupees. So the cost per unit is ₹80 approximately. हाँ जी, क्वेश्चन कैसा लगा, आसान था मैम, ज्यादा मुश्किल नहीं था। सो हमने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो ये आ गया हमारे पास, हमने पहले सिंपल ये प्राइम कॉस्ट तो बड़ा आसान था, फैक्ट्री वर्ड में 2 यूनिट भी ठीक थे, स्क्रैप भी दे रखे, ओके। अब डिफेक्टिव में थोड़ा सा पंगा था, तो हमने क्या सीखा, पहले तो देखो जी ग्रॉस आउटपुट, कितना रिजेक्टेड, कितना आपके पास बच गया, उसमें से कितना डिफेक्टिव, गुड, और वो भी गुड भी, जो खराब वाला भी था वो भी ठीक होके कि गुड बन जाएगा, है ना। फिर हमने अपना वर्किंग नोट निकाला रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का, डिफेक्टिव्स की जो कॉस्ट है, डिफेक्टिव की रेक्टिफिकेशन जो कॉस्ट है वो 10,000 वेजेस था, पर यूनिट आया 10 रुपीज, 20% रेक्टिफिकेशन लग रहा है। ऑब्वियसली बनाने में अगर 10 रुपए लग रहे हैं तो ठीक करने तो 2 ही रुपए लगेंगे ना,
जैसे कि अगर आप कभी अपने टेलर को बोलो कि मेरे को एक शर्ट सिलवानी है, तो शर्ट सिलने को बोलते 200 रुपीज। ऑब्वियसली अगर आपको उसको ऑल्टर कराना हो तो दे वोंट बी चार्जिंग 200 रुपीज, है ना। आप बोलो भाई थोड़ा सा लेंथ कम करना है, तो आप क्या करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा कैंची लगा थोड़ा सा मोड़ देता हूँ, यू विल बी चार्ज लाइक 20-30 रुपीज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो कहने का मतलब ये है कि ऑल्टर की कॉस्ट कराना, मतलब ऑल्टर कराना, मैन्युफैक्चरिंग कराना, दोनों की दोनों कॉस्ट अलग अलग होंगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने कहा वेजेस 10 रुपए है पर यूनिट, तो जो ठीक करने की कॉस्ट है उससे 2 रुपए आ रही 20%, तो आ गया। और हमें कितने यूनिट्स इफेक्टिव थे 90, तो आ गया 180 और काम खत्म। सो ये आ गई मेरी कॉस्ट, ये आ गई मेरी कॉस्ट पर यूनिट अप्रोक्सीमेटली 80। सो आई होप आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं। चलो आज होमवर्क दे ही दें आपको। हाँ मैम अब तो होमवर्क का वक्त आ गया, दे दो भाई, अब क्या कर सकते हैं। सो डू योर क्वेश्चन नंबर 24 and 25 and 26. Okay, 26. 26. Then you do question number 30, 31 and 32. बस मैम बस जान मत लो बच्चों की, अभी तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है जान लेने को, तो पीछे वाले भी कर सकते हो आप, लाइक 40, 41, राइट, 42, 43, मैम छोड़ दो 44। अच्छा भैया आवाज सुनाई दे गई मुझे, बस छोड़ दिया भाई, होमवर्क करके रखना, अगली क्लास से मिलते हैं, ठीक है। ये सारा होमवर्क डन होना चाहिए आपका। आन कोई होमवर्क में डाउट होगा तो ऑब्वियसली मैं हूं, ठीक है। मिलते हैं, बाय फॉर नाउ, सी यू।